अब देखो इंडिया ना विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था अपनी गुलामी से पहले। जो 200 साल आए ना बीच में हमारे, बस वही खराब हुए। उससे पहले इंडिया जो था ना विश्व गुरु था। अब तुम ये बताओ, देखो एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। तुम्हारी लाइफ मान लेता हूं तुम अभी 15 साल के हो, 15 मान लेता हूं, ठीक है, और उसमें से 1 साल तुम्हारी लाइफ का खराब हो गया, जिसमें तुम्हारी लाइफ बड़ी खराब चली, तो तुम अपने बाकी के 14 साल उसी 1 साल से कंपेयर करोगे क्या? नहीं, उससे पहले के जो तुम्हारे टॉप मोस्ट मोमेंट्स हैं उनका क्या हुआ। तो अपनी उस टाइम पीरियड से पहले, जब ब्रिटिश रूल से पहले, इंडिया जो था ना विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। इसीलिए इट इज रिक्वायर्ड टू बी सेड दैट इंडिया हैज द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन। और ऐसा मैं नहीं कह रहा भैया, जाके गूगल कर लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो वी वर सपोज टू बी द विश्व गुरु। बड़ी बात है ये अपने आप में। तो उस 200 साल से ना वो जो ब्रिटिश रूल का टाइम है उससे कंपेयर मत करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, तुम लोगों की भारी डिमांड पर आ गया है तुम्हारा वन एंड ओनली चैप्टर, दैट इज स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। बहुत डिमांड है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इस चैप्टर को लेके, तो इसीलिए इसकी स्पेशल वीडियो आज आ गई है। इट वुड बी इन पार्ट्स, ताकि तुम्हें समझने में, याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम स्मॉल बिजनेस को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, जैसे कि अपने नाम से स्मॉल लग रहा है, लेकिन स्मॉल है नहीं, बिकॉज कंट्रीब्यूशन ऑफ इट इज ह्यूज। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपने नाम, इसके नाम पे मत जाना स्मॉल बिजनेसेस, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस का बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी पे, है ना। तो बात करते हैं फटाफट से। हाँ, समझने के पर्पज से बात कर रहे हैं, तो जो बुक लैंग्वेज है, जो नोट्स की लैंग्वेज है, उसके साथ साथ समझ के चलेंगे, सो दैट आपको याद करने में मुश्किल ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या है, देखो सबसे पहले स्मॉल बिजनेस क्या है, देखो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टुगेदर प्रोवाइड लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कहां से आ रही हैं? छोटे लेवल के बिजनेस से आ रहे हैं। गांव में देखोगे तुम, शहरों में भी देखोगे कि घर घर में छोटे छोटे बिजनेस हो रहे हैं। यहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। गवर्नमेंट को, हमारी इकोनॉमी को एक तगड़ा सपोर्ट कहां से मिल रहा है? स्मॉल बिजनेस से। बात समझ में आ रही है? तो अब इसको देखते हुए 2006 में एक एक्ट भी बनाया गया। देखा कि भाई इतनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, इतना बड़ा रोल ये प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमी में, तो इसको एक खुद की जगह तो बनती है ना। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट। कब स्टैब्लिश हुआ? 2006 में, MSME एक्ट। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर मेनली दो टाइप की कैटेगरीज को डाला गया। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नंबर 2 सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे सर्विस आप भी लेते होगे, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, सैलून की सर्विस आप लेते हो, CA की सर्विस आप लेते हो, मैं टीचर हूं, तुम्हारी डिमांड पे वीडियो बना रहा हूं, इसकी सर्विस आपको मिल रही है। तो इस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपकी टूथपेस्ट कंपनी हो गई, आपकी सोप कंपनी हो गई, शूज कंपनी हो गई, फैशन ब्रांड्स हो गए, ये सारे क्या है? ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना। तो 2 कैटेगरी में इनको बांटा गया है, पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सर्विसेज। ये बात ध्यान रखना कि यहां पर बात की जाएगी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। लार्ज के बारे में बात नहीं की जाएगी। तो जितना भी ये बात चल रही है, जो भी बात चल रही है, ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज 3, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के चल रही है। लार्ज से यहां पर कोई लेना देना हमें अभी इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो क्या है, देखो लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, इसके जो MSME के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो आप, तो अगर आप माइक्रो हो या फिर आप 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप माइक्रो में आ जाओगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक है, तो आप किस में आ जाओगे? स्मॉल में आ जाओगे, ठीक है। और अगर आपकी मीडियम है, तो आपको इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़, या 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, तो आप किस में आ जाओगे? मीडियम में आ जाओगे। लार्ज की बात यहां पर नहीं चल रही है, ठीक है। और वहीं अगर आप सर्विस में जाओ, तो माइक्रो कब आओगे? माइक्रो कब होता है? अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक है तो माइक्रो में आएगा। इन्वेस्टमेंट अप टू 2 करोड़ है तो ये जाएगा स्मॉल में, और अगर अप टू 5 करोड़ है तो ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका मीडियम में। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की लिमिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। देहाती एरिया, जो गांव वाले एरियाज है ना, वहां पर इनका क्या रोल होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप समझ रहे हो? देखो क्या, सबसे पहले
एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी दिक्कत ही हमारी कंट्री की क्या थी पिछले कई सालों से? एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बड़ी दिक्कत थी। तो अब जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं तो वो गांव में ही, अपने घरों में ही, अब आप तुम देखोगे ना तो गांव के लोग गांव से अचार बेच रहे हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं जानता हूं कि काफी सारे लोग बिहार में अचार बेच के, अपने अचार को एक्सपोर्ट करके, शहरों में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये कहां से आया? जब ये अवेयरनेस ऑफ बिजनेस बढ़ी तो छोटे छोटे बिजनेस उन्होंने घर में डाल लिए। दूध के बिजनेस गांव में हो रहे हैं, अच्छे लेवल पर भी हो रहे हैं, ठीक है, और खाने पीने की चीजों के अच्छे लेवल पर हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो उनको क्या कमी थी? अवेयरनेस की कमी थी। अब वो अवेयरनेस कहां से आ गई? जब से एमएसएमई एक्ट आया, उसके बाद धीरे धीरे लोगों तक बात पहुंची। अब तो नेट भी आ गया है ना, तो लोगों को पता चल रहा है। तो ये चीजें गांव से हो रही है। तो सबसे पहला काम क्या है? एम्प्लॉयमेंट मिली लोगों को, लोगों के पास काम आ गया करने के लिए, ठीक है। अब काम आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डेवलपमेंट होगी। अब पहले वो मान लो हाथ से बना लेते होंगे अपना अचार वगैरह, अचार का एग्जांपल लेके चल रहा हूं क्योंकि अच्छा खासा चलता है बिहार में, नहीं अच्छा खासा चलता है और एक नेवर एंडिंग बिजनेस है, तुम भी जानते हो, है ना। तो अब उनको डेवलपमेंट हुई तो अब वो धीरे धीरे मशीनों से काम करने लग गए, है ना, उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा होने लग गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रही है। तीसरा, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कंडीशन। अरे भाई, जहां से कुछ भी नहीं आ रहा था गांव के लोग अब कमा के दे रहे हैं। तो क्या वो टैक्स जो भर रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा क्या? और अल्टीमेटली तो पूरे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है ना, रूरल एरिया भी डेवलप कर रहा है। तो क्या हो रहा है? हमारी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथ मिल रही है, उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, कंडीशनिंग अच्छी हो रही है उसकी, ठीक है। अगला, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अब वहां से इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा अचार ही मिल रहा है तो शहरों तक पहुंच रहा है। जब बिजनेस हो रहे हैं तभी तो शहरों तक पहुंच रहा है। गांव में अच्छी झाड़ू बनती हैं, ठीक है, गांव में अच्छी जो मूर्तियां वगैरह तुम देखते हो, स्टैचू वगैरह बनते हैं, वो गांव में एक से एक बनते हैं। समझ रहे हो? तो वो सारी चीजें कहां तक आ रही हैं? वो रिसोर्स कहां तक पहुंच रहे हैं? हम शहरों तक पहुंच रहे हैं। और शहरों से कहां तक पहुंच रहे हैं? गांव तक। शहर से गांव में रॉ मटेरियल जा रहा है और वहां से फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, या फिर वहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जा रहा है। तो ये किसके थ्रू हुआ? बिजनेस के थ्रू। और ये बिजनेस कहां पहुंचा? रूरल एरिया में, गांव तक जब पहुंचा, ठीक है। तो ये हमें फायदे हुए। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को इतने फायदे हो रहे हैं, ऑल्दो उन लोगों को भी हो रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट को भी हो रहे हैं, तो हम तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अगर फायदे हो रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? असिस्टेंस, मदद, इंसेंटिव्स, फायदे, जो भी चीजें वो कर सकती हैं उन लोगों के लिए जो रूरल एरिया में रहकर बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। क्या करती है? देखो जरा, सबसे पहला देती है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। भाई, एक काम तुमको आता है और उसी काम को थोड़ा तुम्हें सिखा दिया जाए तो उसी काम को तुम और स्किल्ड तरीके से करोगे, है ना। तुम्हारी जो एफिशिएंसी है वो और अच्छी हो जाएगी, तुम अच्छा जो आउटपुट है वो और अच्छा दोगे, रिजल्ट और अच्छा होगा तुम्हारा। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने? जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये काम करते हैं बखूबी, बहुत अच्छे से करते हैं, वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, NSIC। तो NSIC का काम क्या होता है? इनको ट्रेन करना, इनको अवेयर कराना, इनको नॉलेज प्रोवाइड करना, इनकी डेवलपमेंट करना, जो नॉलेज है वो देना। क्या इसका सेटअप कब हुआ? 1955 में सॉरी। ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट एंड फास्टन द ग्रोथ ऑफ SSI इन दी कंट्री। अब ये भैया SSI वर्ड क्या है या सुन लो, क्योंकि ये तुम्हें एग्जाम में दिक्कत कर सकता है अगर नहीं पता है इसके बारे में। तो SSI का बहुत सिंपल सा मतलब होता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो प्राइस। चीप तो नहीं बोलूंगा, लो प्राइस, कंपेटेबली लो प्राइस, ठीक है। मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स को लो प्राइस पे पहुंचाना, या उसके बारे में हम बात करेंगे यहां पर। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो SSI प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करें, उनके बारे में कंट्री में इन चीजों को फैलाएं कि भाई देखो गांव में सस्ते में ऐसी चीजें मिल रही हैं, समझ रहे हो, या फिर गांव के लोगों तक पहुंचाए कि जो चीज तुम बना रहे हो उसका रॉ मटेरियल इतने सस्ते दामों में तुमको मिल सकता है। तो अवेयरनेस फैलाने का काम था, नॉलेज देने का काम था किसको? रूरल एरिया में बैठे हुए छोटे छोटे बिजनेसमैन को, ठीक है। मेन फोकस क्या था इनका? सप्लाइंग इंपोर्टेड एंड हैवी मशीन्स ऑन इजी इंस्टॉलमेंट्स। क्या था कि जो गांव के लोग हैं जिनको पास टेक्निक्स तो है, यानी कि पहले मान लो कि वो खेती बैलों से करते थे, समझ रहे हो, तो खेती अच्छी करते थे, उनको टेक्निक्स पता है, क्योंकि जो टेक्निक्स उनको पता है वो हमें नहीं पता होंगी। आज भी तुम गांव में जाओगे तो कई बीमारियों के ऐसे ऐसे इलाज बता देंगे जो तुम्हें शहरों में नहीं मिलेंगे। तो उनके पास नॉलेज है लेकिन
टेक्निक्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इनका काम था उन तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना। बैलों को हटाया, ट्रैक्टर लेके आए, ठीक है। अब पहले गांव वगैरह में रिक्शा वगैरह नहीं चलते थे, वो पैर रिक्शा चलते थे। अब देखोगे तो गांव में ये रिक्शा भी मिल जाएंगे। तो क्या हो रहा है, उनको ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं। प्रोक्योर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, ठीक है। जो रॉ मटेरियल हमारी कंट्री में नहीं है वो हम दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं, तो उसका फायदा सिर्फ शहरों को ही क्यों हो, उनको भी तो होगा भाई, वो भी तो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं ये, है ना। फिर एक्सपोर्ट एसएसआई प्रोडक्ट्स। अब तुम देखो अमेज़न वगैरह पे ना, जो गांव के लोग हैं, जो गांव के कलाकार लोग हैं, कारपेट वगैरह बना के ना, विश्वास मानोगे $1000 में बेच रहे हैं। और यहाँ पे वो कितने में बिकेगा, सस्ते में बिकेगा एज कंपेयर टू 70,000। तो 70,000 में तो तुम नहीं खरीदोगे, मानते हो इस बात को, कि जो हाथ से बने हुए कारपेट है उसको तुम 70,000 में नहीं खरीदोगे। लेकिन इनका काम है कि उनके प्रोडक्ट्स को वहां तक पहुंचाना, ठीक है, और वो बिक भी रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ये इनका काम था। नेक्स्ट, प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। टेक्नोलॉजी से इनको असिस्ट करना कि भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसकी अवेयरनेस देना, इसकी नॉलेज देना, इसको ट्रेन करना, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर। ऐसे सेंटर्स बनाए गए, ऐसे पार्क्स बनाए गए जहां पर ये लोग जिनको नॉलेज नहीं वो जाएं और वहां जाकर नई नई टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वो सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। उनको ऐसी असिस्टेंस मिलती है कि ये सारी टेक्नोलॉजी से नो हाउ हो जाए, यानी उनको जान ले, उससे फ्रेंडली हो जाए, यूजर फ्रेंडली हो जाए उसके, है ना। तो इसके लिए काम करती है। फिर दूसरे नंबर पे ये तो हमारी पहली थी, कौन सी इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था, NSIC। ध्यान रखना इनके काम क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि NSIC जो है उसका क्या काम है, हाउ इट हेल्प्स इन इकोनॉमी या फिर स्मॉल बिजनेस। तो ये तुमको बताना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कॉन्टेस्ट सेंटर, DIC, ठीक है। अगला हमारा DIC। अब इनका क्या काम है थोड़ा उसको समझते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन May 1978, 1978 में ये लॉन्च हुए, ठीक है। इसको स्टैब्लिश किया गया। प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू SSI एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो SSIs हैं यानी कि लो प्राइस हाई प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनको कहां तक पहुंचाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाना, कि नहीं गांवों से निकले वो चीजें और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाए। समझ में आ रही बात, क्योंकि फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है, तो मान लो तुम क्रिकेट खेलते हो। अब तुम अपने गांव में ही बहुत अच्छा क्रिकेट खेलो, तो उससे क्या होगा, आपको एक पर्सन चाहिए जो आपको एक्सपोजर दे। तो ये क्या करते थे, यहां से उठाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे तो वहां से किसी और का काम शुरू हो जाएगा। तो इनका काम क्या है, जो गांव में रूरल एरियाज में जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं लो प्राइस पे, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाना। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, की अब जो गांव में, अब मैंने बताया भी उसका एग्जांपल लिया मैंने आपको कि एक घर में अच्छा अचार बन रहा है। अब पता है कि दूसरे घर के पास ना आम के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, तीसरा जो घर है उसके पास मसाले अच्छे बनते हैं। तो ये क्या करते थे, ये नॉलेज पहुंचाते हैं वहां पर कि भाई तुम तीनों अगर मिलके काम करोगे ना तो मिलके एक अच्छे अचार की कंपनी बना सकते हो। समझ रहे हो, एक ने क्या दिया, आम दिया, एक ने मसाले दिए, और एक के पास क्या थी, स्किल थी उसको बनाने की। बात समझ में आ रही है। आई होप ये अचार के बारे में सुन के तुम्हारे मुंह में पानी ना आ रहा हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल है, बनता है और बिल्कुल सुटेबल बैठ रहा है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, तो ये क्या करते थे, टीम वर्क बताते कि भी तुम मिलकर अगर काम करोगे तो बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो ये क्या करते हैं, एडुकेट करते हैं किसके बारे में, टीम वर्क कैसे काम करता है, राइट। नेक्स्ट, DIC is an institution which provides all service and support to entrepreneurs for setting up small scale businesses। यानी स्मॉल स्केल बिजनेस को सेटअप करने के लिए सारा का सारा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होता है वो उनको बताते हैं, अवेयर कराते हैं, उनको एडुकेट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम, प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड अरेंजिंग क्रेडिट एटसेट्रा, कि भाई क्या क्या है तुम्हारे जो स्कीम्स कौन कौन सी चल रही हैं, तुम्हें उधार कैसे मिलेगा और कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये सारी प्रोसेस जो है ये इनको हेल्प करते हैं, बताते हैं, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है, अब मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि इनका बहुत तगड़ा रोल है। तो अगर इनका तगड़ा रोल है तो गवर्नमेंट को भाई इनको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। समझ लो, अगर तुम्हें भी पता है कि भाई कोई बंदा तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है तो तुम भी उसकी वैल्यू करोगे ना भैया। तो ऐसी गवर्नमेंट को भी पता है कि ये हमारी इकोनॉमी में अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर इनका रोल अच्छा है तो इनको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। क्या इंसेंटिव मिलते हैं वो देखो जरा पहले तो, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ठीक है। जो गांव में भी अब तुम जाके देखोगे तो जो बिजनेस स्टार्ट हुए हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिया जा रहा है। जैसे गांव में मान लो रिक्शे की बात करें तो वहां पर भी चार्जिंग सेंटर्स खुल रहे हैं। अगर गांव तक ईवीज पहुंच गई हैं तो वहां पर चार्जिंग स्टेशंस खुल रहे हैं।
समझ में आ रही बात? तो ये सारी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना किसका काम है? गवर्नमेंट का, क्योंकि ये वो लोग नहीं कर सकते। वो मेहनत कर सकते हैं, वो अपनी स्किल को एक्सपोज कर सकते हैं काम, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है उनको। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स रिबेट, कि भाई अभी तुम बहुत ऊंचे लेवल पे काम नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें टैक्स में छूट मिलेगी, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गवर्नमेंट उनसे झपटती नहीं है कि हमें तो टैक्स दो, नहीं, अभी तुम करो, स्टेबल हो जाओ, जब चलने लग जाएगा तब हमें टैक्स देना। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो थोड़े से फ्री होते हैं, टैक्स में उनको रिबेट मिलती है, टैक्स में फायदा मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई टैक्स छोड़ भी दिया जाता है, एग्जाम्प्ट होता है बिल्कुल, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, लैंड एट कंसेशनल रेट। जो गवर्नमेंट लैंड्स होती हैं वो कंसेशनल रेट पे यानी कम दामों में मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखो ना, गांव में कोई स्कूल सेटअप हो रहा है या गांव में कोई स्कूल खोला जा रहा है, तो अगर वो गवर्नमेंट की जमीन है तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे लंबे टाइम पीरियड के लिए वो जमीन मिल जाती है, क्योंकि अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि उससे रेंट लेना। अल्टीमेट गोल क्या है कि वहां के समाज का विकास करना, डेवलपमेंट करना। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर वहां के जो लोग हैं वो एडुकेट होंगे, अच्छा करेंगे, डेवलप होंगे, तो वो गवर्नमेंट को टैक्स तो भरेंगे ना, या हमारे देश का तो विकास होगा ना, तो डेवलपमेंट ही तो गोल है, समझ रहे हो। तो इसलिए कंसेशनल रेट पे कम दामों पे जमीनें मिल जाती हैं। फाइनेंस एट इजी टर्म्स। फाइनेंस यानी जो उधार है वो इजीली मिल जाता है, कोई ज्यादा बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस के बिना ही कम इंटरेस्ट पे या बहुत आसानी से मिल जाता है। प्रोवाइड सब्सिडी मिलती है कि भाई जो कई बार पैसा आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको रिफंड कर देंगे, कहीं छूट मिल जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑफर्स देके गवर्नमेंट क्या करती है, उनको मोटिवेट करती है काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। मान लो कि कोई गांव में काम करना चाहता है और गवर्नमेंट उससे बोल दे कि तूने इतना किया, तेरे को 30% टैक्स देना पड़ेगा, वो बंदा डिमोटिवेट होकर काम ही छोड़ देगा, नहीं करना भाई, अपने पैसे अपने पास ही रखना ही चाहिए मुझे। तो अगर आप तुम किसी को वो डरा देगी गवर्नमेंट कि तुम्हें इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, इतना टैक्स भरना पड़ेगा, तो करेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको मोटिवेट करती है बाय प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। भाई आजकल के टाइम का सबसे ट्रेंडिंग वर्ड है एंटरप्रेन्योर। सुना होगा तुम लोगों ने भी, अनडाउटेडली सुना होगा, बिजनेस पढ़ रहे हो तो 110% सुना होगा। और तुम लोग कई बस मन में सोच भी रखा होगा, कल को मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं BMW लूंगा, तेरा भाई अपना जेट लेगा, ये लेगा वो लेगा। बिल्कुल लोगे तुम, आई बिलीव इन यू, तुम ले सकते हो और लोगे भी, अपना खुद का जेट ले सकते हो, BMW, Audi, एनीथिंग दैट यू वांट, विलास वगैरह, एवरीथिंग मेरी विशेष है तुम्हारे साथ, ठीक है। लेकिन अभी बात यह है कि अभी तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और अभी पढ़ना पड़ेगा, अभी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है। तो ये सब बातें सोचना, ये बहुत जरूरी है सोचना, क्योंकि सपने बड़े ही होने चाहिए, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी इस पे फोकस करना अच्छे से। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है भाई? देखो, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट, यानी एंटरप्रेन्योर्स को मैं अगर सिंपली बात करूं, वैसे तो इनके मतलब अलग अलग होते हैं। बिजनेस करने वाले लोग, अब इसको डिफाइन करने लग जाऊंगा कि बिजनेसमैन क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो खिंच जाएगी, इसलिए अभी मुद्दे पे रहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, अभी तुम मान के चलो जो बिजनेस कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर्स है, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत सिंपल सा मतलब इतना समझो, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस एज इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परस्यूइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी सिंपली समझो, किसी और का काम करने से भला अपना काम करना। तो जब तुम जॉब नहीं करना चाहते हो, लेकिन जॉब को छोड़ के तुम अपना खुद का कुछ क्रिएटिव काम सोच के या कोई भी काम सोच के अपना खुद का एक सेटअप बनाते हो, खुद की कंपनी क्रिएट करते हो, खुद का बिजनेस करते हो, उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मैं अब यहां पर, मैं किसी और के पास जाके टीचिंग ना करके अगर मैं खुद का अपना इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हूं, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूं अपने आप में, सिंपल। और यहां पर बात की एक और क्या आई है, यहां पर डिस्टिंक्ट फ्रॉम परस्यूइंग एनी अदर, तो यानी कि मैं दूसरों से हटके काम कर रहा हूं, तो मैं यूनिक काम भी कर रहा हूं, तो मैं एंटरप्रेन्योर हो गया, राइट। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल ग्रोथ। अब नेशनल ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होगा भाई? मेरा डेवलपमेंट होगी तो मैं टैक्स भरूंगा तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डेवलपमेंट करेगी, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये पूरे नेशनल डेवलपमेंट की बात हो जाती है, राइट। नेक्स्ट हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है इससे। अब मैं लोगों को एडुकेट कर रहा हूं, लोग मुझे जान रहे हैं, ठीक है, लोग अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है। एज इट क्रिएट्स मोर जॉब प्रोवाइडर्स देन जॉब सीकर्स। तो क्या होगा, अब मैं यहां पर इंस्टीट्यूट है मेरा, तो मैंने भी तो कुछ टीचर्स रखे होंगे, तो जिनको मैंने टीचर्स रखा, जॉब मिल रही है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना खुद का बिजनेस खोलता है, अब खुद का सेटअप बनाता है, जिसमें और लोगों को जॉब मिलती है। तो जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतने ज्यादा, ये तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे एंटरप्रेन्योर बन जाए, ये पॉसिबल भी नहीं है ना। तो जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतने ज्यादा जॉब्स होंगी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बियर द कॉस्ट ऑफ रिस्क ऑफ लॉन्चिंग न्यू वेंचर। ऑब्वियसली कि जो बंदा, मैंने इंस्टीट्यूट खोला तो रिस्क मेरे ऊपर था ना, चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता तो नहीं चलता, लेकिन बाय गॉड ग्रेस
आप लोगों की दुआओं की वजह से और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से बिजनेस बढ़िया चल रहा है। 1 साल ही हुआ है अभी खोले हुए और बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। ये नया वेंचर पढ़ाते हो गया अच्छा खासा टाइम, लेकिन ये वेंचर मेरा फर्स्ट ईयर में है और इट इज हैविंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स बाय ऑल यू गाइस सपोर्ट। ठीक है, तो डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट, नए प्रोडक्ट्स को अडेप्ट करना, नए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना, जो भी मार्केट में नया आता है अडेप्ट कर लेना। ठीक है, यही तो होती है रिस्क बियरिंग पावर, कुछ नया करना, कुछ नया करके ही तो बंदा कुछ इनोवेटिव करेगा, राइट। नेक्स्ट, इट प्लेज इंपॉर्टेंट एंड की रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये बात हम बार बार कर रहे हैं, राइट। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप की क्या जरूरत है भाई, क्यों जरूरी है ये? नंबर 1, प्रोवाइड इनोवेशन। एक बात बताओ कि जितने भी बिजनेसमैन है ये नए नए आइडियाज लेके आते हैं मार्केट में। तुम देख ही रहोगे आजकल शार्क टैंक चल रहा है, तो वहां पर तुम देखते होगे ना कितने सारे लोग आते हैं नए नए आइडियाज के साथ, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने आप में। तो अगर वो लोग एंटरप्रेन्योर्स है तो वो हर दूसरी तीसरे एपिसोड में तुम्हें एक नया आइडिया दिख जाएगा जो शायद तुमने सुना भी ना हो कभी। तो अगर ऐसे लोग नहीं होते हमारी कंट्री में, क्रिएटिव लोग नहीं होते, तो हम आज भी वो बैल से ही खेती कर रहे होते और शायद कुछ भी ना कर रहे होते, ये वैसे ही कुछ कर रहे होते। गिनती के 4 5 6 जो हमारे बिजनेस के टाइप्स होते उसमें हम भी घिस रहे होते अपने आप को। लेकिन अब वैसा नहीं है, क्रिएटिव माइंडसेट आ गया है, लोगों के अंदर एक पावर आ गई है, रिस्क बियरिंग पावर आ गई है, तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई। तो इनोवेशन तभी आया जब लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, यानी कि नए नए आइडियाज लेके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसके लिए। इंक्रीज ग्रोथ, ये बात आप बहुत ही क्लियरली समझ रहे हो। बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रही है कि एंटरप्रेन्योर्स अपने अंदर लोगों को काम पे रखेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लाइफलाइन ऑफ अ नेशन, लाइफलाइन ऑफ अ नेशन बहुत सही लाइन है इसके लिए। तुम देख रहे हो अभी राकेश झुनझुनवाला जी ने भी जाने से कुछ टाइम पहले बोला, अगर तुम्हें पता हो राकेश झुनझुनवाला जी कौन है, इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है उनको, जो कि स्टॉक मार्केट के चरम पे थे अपने, है ना। तो वो क्या है, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया का टाइम अब आ गया है। तो इंडिया का टाइम आ गया है, कैसे आ गया पता चला कि आजकल लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, और रिस्क बेयरिंग पावर आ गई तगड़ी वाली सबके अंदर, है ना। तो इसीलिए ये लाइफ लाइन है इंडिया की, एंटरप्रेन्योर्स ही इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्रीज के पास नहीं है वो हम ही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन ब्रेन आर सपोज टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन। ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो गूगल सर्च करना, तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, सोशल बेनिफिट्स। ऑल्दो दिमाग गलत जगह पर आया भी, लेकिन ब्रेन जो सबसे शार्प है वो इंडिया का ही माना जाता है, राइट। तो सोशल बेनिफिट्स, मोर कंपटीशन लेस प्राइस। अब जितने ज्यादा खुल रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ेगा तो वही चीजें कम, कोशिश क्या होगी, कम दाम में मैं कैसे प्रोवाइड करूं, क्योंकि इंडिया में एक ये चीज तो चलती है कि जो सस्ता मिलेगा वो हमें चाहिए, राइट, ऐसा चलता है। तो कंपटीशन ज्यादा आने से हर दूसरा बंदा सोच रहा है कि मैं इसी काम को, अच्छी क्वालिटी को कम दाम में कैसे दे सकता हूं। तो इसी तरीके से नई नई चीजें मार्केट में आ रही हैं, राइट। अब इसमें बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या प्रोसेस है? सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले क्या देखो भाई, आपको देखना पड़ेगा, अपने बारे में जानना पड़ेगा कि अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो भैया तुम करना क्या चाहते हो, किस चीज में तुम बेस्ट हो, गुड नहीं बेस्ट हो, गुड तो हर दूसरा बंदा होता है ना। किस चीज में तुम बेस्ट हो जो कोई और नहीं कर सकता, पहला काम, ठीक है। काम सेम हो सकता है लेकिन वो तुम्हारे जैसा कोई और नहीं कर सकता, सेल्फ डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, फिर तुम ये देखो कि जो तुम सोच भी रहे हो उसकी कोई नीड भी है मार्केट को, कुछ मतलब मैं तुमने सोच लिया कि मैं ये करूंगा लेकिन मार्केट में उसकी नीड ही नहीं है, तो उसका क्या फायदा होगा बताओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि उसकी नीड क्या है, वांट क्या है, और वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम, एक एंटरप्रेन्योर बन ही तब सकता है जो वो मार्केट में किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ले और उसका सोल्यूशन दे दे। वैक्सीन तुमने देखा होगा, अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है, वैक्सीन के पीछे मारामारी हो रही थी। तो जब मार्केट में एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम दिखी, तभी तो वैक्सीन निकली। समझ में आ रही बात? तो मार्केट में तुमको एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा, तो एंटरप्रेन्योर तुम अपने आप बन जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग थ्रू क्रिएटिव एक्सपीरियंस डिस्कशन एक्सेट्रा। जनरेट करना, इवैल्यूएट करना, बात करो लोगों से, जाके रिसर्च करो कि लोग क्या चाह रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के बारे में तुम सोच रहे हो लोगों का उस पर क्या मानना है। कि तुम अपने दिमाग में तो खाली प्लाव चल रहे हो कि अच्छा ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, लोगों को नीड ही नहीं है, लोग चाह ही नहीं रहे, तो डिस्कस करो लोगों से, बात करो उसके बारे में, वर्क अपॉन दिस, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग, रिसर्च मेकिंग, स्ट्रेटजी एंड बिजनेस प्लान। प्रॉपर प्लान होना चाहिए तुम्हारा, हवाबाजी से काम नहीं होता, हवाबाजी से स्टार्ट होगा 1 साल के अंदर बंद हो जाएगा फॉर श्योर। तो प्लान अच्छा होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D तुम्हारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। फिर जब तुम काम स्टार्ट करने तो पैसा, रोकड़ा, मनी, फाइनेंस, कैपिटल, जो मर्जी कह लो, वो तुम्हें चाहिए होगा, तो उसकी प्लानिंग पहले से करके बैठो। स्टार्टअप, लॉन्च एंटरप्राइज, यानी अपने स्टार्टअप को लॉन्च कर दो, ठीक है। जब ऊपर वाले सारे के सारे
टिक हो गए ना, तो समझ लो कि हाँ टाइम आ गया है, स्टार्ट कर दो। फिर ग्रो करो, कमाओ पैसा, अंधा पैसा कमाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी सारी विशेष तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हार्वेस्ट, सेलिंग इट टू अदर, एंजॉइंग रिवॉर्ड या लाइफ इंटरेस्टेड। फिर हार्वेस्ट करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को दो, उनका भला करो, ठीक है। बिजनेस करो जो कि तुम करोगे आगे चल के, आई एम श्योर। ये ध्यान रखना किसी का बुरा ना हो, तुम्हारा भला हो चलेगा, बहुत अच्छी बात है, किसी का बुरा ना हो। ये एक बिजनेस एथिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट नीड ऑफ द आवर है, ठीक है। तो आई थिंक दिस पार्ट इज एंड विद दिस टॉपिक। अगली वीडियो में इस चैप्टर को कर देंगे हम समाप्त, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगी, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर बोरिंग हो जाएगा, तुम्हें लगने लग जाएगा इतना लंबा क्यों पढ़ूं मैं। नो, क्योंकि आजकल देख रहे हो स्कैम कितने चल रहे हैं, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, और 5 मिनट के नाम पे कुछ भी हो रहा है। तो उस चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि तुम लर्नर्स हो। लर्नर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस और फोकस, और पेशेंस चाहिए होता है, लर्निंग टेक्स टाइम। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में मत जाना कि मैं 5 मिनट में ये कर लूंगा, मैं 10 मिनट में वो कर लूंगा, एक वीडियो देखूंगा। अबे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। इस गलतफहमी से बाहर निकलो, जागो ग्राहक जागो, समझ रहे हो। तो थंबनेल्स पे मत जाओ, कंटेंट पे जाओ, कंटेंट इज द की। समझ में आ रही बात। और ये तो बिजनेस की बात होगी, बिजनेस के साथ साथ अकाउंट्स की वीडियोस भी बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारे लिए आ गई हैं। जाओ, प्लेलिस्ट तुम्हें दिख जाएगी चैनल पे, और अकाउंट्स की वीडियोस भी देखो। देखो, इट्स नॉट अबाउट गिविंग यू कंटेंट इन लेस टाइम, इट्स अबाउट गिविंग यू बेस्ट कंटेंट। और जाके ना 5, 10, 15, 20 जितने चैनल चाहे ना कंपेयर कर लेना, प्लीज कंपेयर करना, कंपेयर करके आके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तब उसके बाद बात करेंगे, उससे पहले बात करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट्स भी तुम्हारे लिए है, बिजनेस भी तुम्हारे लिए है, और जो भी तुम्हें नीड होगी कॉमर्स से रिलेटेड वो सारी आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई एम गोइंग टू मेक इट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू गाइज। समझ में आ रही बात, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आई थिंक दिस इज इट विद दिस वीडियो। बात आती है नोट्स की, तो यहां पर तुम्हें इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, वहां पर जाके नोट्स लिखो। नोट्स लिखते ही तुम्हें एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को के थ्रू हमें रिक्वेस्ट सेंड कर देना, ड्राइव पर जाके नोट्स फ्री में डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक वी आर डन, सब कुछ क्लियर हो गया मेरे एंड से। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा हो तो कमेंट में लिख दो, सो दैट मुझे फीडबैक चाहिए। देखो, ये फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फीडबैक मुझे कर देना, कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। वीडियोस अगर अच्छी लगी तो अपने नोन वंस के साथ जिसको इसकी नीड हो सकती है उसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ जो बात मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो भी बताओ, मोटिवेशन मिलती है, नहीं आ रहा है तो भी बताओ, उसको इंप्रोवाइज किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।